नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां सीएम योगी के बुलडोजर ने आज हरदोई में एक अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र स्थित बड़ा गांव मार्ग खड़गपुर में दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना लिया था। पीड़ित की शिकायत पर जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। इस कार्रवाई से प्रशासन की सख्त मंशा स्पष्ट हो रही है कि कोई भी अवैध कब्जा नहीं बचने दिया जाएगा। का ड्यूसीपुर मजरा है, इसमें इस घाटे पे यहाँ अवैध कब्जा था, जिसके लिए इनको विधिवत नोटिस भी दिए गए थे कि इनको समय दिया गया था हटाने का। उसके उपरांत इन लोगों ने ये कब्जा नहीं हटाया। यहाँ से अवैध कब्जा था, तो उसको आज हमने आज जो स्ट्रक्चर था उसको गिरवाया गया है। पुलिस हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम योगी की छवि को धूमिल करने की कोशिशें होती दिख रही है। हाल ही में 3 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें हरदोई पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला वीडियो क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र कुमार का है, जिसमें वे महिलाओं से गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ गया। दूसरा वीडियो थाना प्रभारी राकेश यादव का है, जिन्होंने पत्रकारों से अभद्रता की और उन्हें घटनास्थल से बाहर निकाल दिया। तीसरे वीडियो में देहात कोतवाली के दरोगा काशी शराब के नशे में धुत नजर आए और एक रिक्शा चालक को गाली दे रहे थे। इन वीडियो के वायरल होने के बाद हरदोई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और जनपद में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं स्थानीय लोग और पत्रकार भी पुलिस की इस नकारात्मक कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। संशोधन का ये कह दिया तुमसे कि नहीं होगी वापस। हाँ, वापस नहीं होगी। तुम्हारा क्वार्टर वापस कर दिया, मगर तुम गाली नहीं वापस कर पाओगे। ये एक दरोगा जी हैं देहात कोतवाली के, जो दारू पीकर होटल पे गुंडे करते हैं और रिक्शो वालों का पैसा वसूल करते हैं, ऑटो वालों का। पैसे दिए हैं दादा। फिर दादा क्या हुआ दादा? तुम्हारी दुनिया दादा और क्या हुआ? जल्दी गलत जब जबान मत निकाल। बताइए क्या हो गया? अरे क्वार्टर धोखे में भैया इनका फैल गया, तो मैंने कहा एक पैक फैला। फर्रुखाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 2.90 लाख से अधिक नामों को सूची से हटा दिया गया है। ताजे आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कुल 11,07,185 मतदाता पंजीकृत है। पहले मतदाता संख्या 13,98,009 थी। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि ये कार्रवाई एएसटी अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत श्रेणी के तहत की गई। सबसे ज्यादा नाम कटने का मामला सदर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। साथ ही 68,310 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग अभी बाकी है, जिन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों को भी अवगत कराया गया और उन्हें दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित ना हो। क्या चल रहा था इसमें? कितने मतदाता हैं जिनका एसआईआर हो सका है, जो मतदाता सूची से बाहर होंगे? देखिए, कुल 13,98,009 वोटर्स, मतलब लगभग 14 लाख वोटर्स हमारे जनपद में थे और सबका डिजिटाइजेशन हुआ, नाम प्रपत्र वापस आए। लेकिन इसमें 2,90,000 के 2003 से लिंक नहीं किया जा सका। अब उनकी नोटिस जारी होगी और उनके जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्राप्त किया जाएगा। उसका ईआरओ लेवल पर परीक्षण करके फाइनल। गाजियाबाद के डासना शिव शक्तिपीठ मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की हत्या को लेकर सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं। महंत यति नरसिंहानंद ने दावा किया है कि उनकी हत्या की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन द्वारा शादाब सरिया चोर को सौंपी गई है। महंत का कहना है कि शादाब सरिया चोर की बड़े मुस्लिम नेताओं और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से कथित साठगांठ है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। यदि नरसिंहानंद ने यह भी आरोप लगाया कि शादाब सरिया चोर ने राजनीतिक संरक्षण और उच्च अधिकारियों की मदद से करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। उनका दावा है कि शादाब के तार पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
प्रशासन का कहना है कि यदि कोई ठोस सबूत सामने आता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने क्षेत्र में तनाव और चिंता का माहौल बना दिया है। हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाले डासना के शिव शक्ति धाम के यति नरसिंहानंद जी को जान से मारने के लिए एक सादाब नाम का व्यक्ति अब सामने आ रहा है। जानकारी यह मिली है कि उसे पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है और उसको जो महाराज जी को ख़त्म करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। अब जानकारी इस तरह की भी आ रही है कि अब से पहले जो सादाब नाम का ये व्यक्ति था, ये कोई ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं था, छोटी मोटी चोरियां करता था, लोहा चुराने का, सरिया चुराने का कार्य किया करता था। लेकिन अब इस वक्त जो अब पता लगा है, उसने काफ़ी पैसा कमा लिया। ये चोरी करके कमाया, किस तरह से कमाया, टेंडर से कमाया, ये नहीं पता। लेकिन आज की डेट में एक वो मजबूत स्थिति में है और जिसके चलते महाराज जी की जो सुरक्षा के लेके लोगों को चिंता हो रही है। बात ये भी है कि शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। अब जानकारी प्रशासन करके बताए कि उसे कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, कब तक उस पर एक्शन होगा, ये सारी जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन के ऊपर है। लेकिन महाराज जी के ऊपर इस तरह की जो चीज़ें ये आ रही हैं, वहीं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं हिंदू संगठन चिंतित जरूर है। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, दासना। महाराज जी, एक आपके द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें आपकी हत्या की आशंका आपने जताई है। कोई सरिया चोर है, आपने उससे संबोधित किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ पुलिस अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि एक सादाब नाम का एक सरिया चोर है और मतलब ये अभी थोड़ा बड़ा इस लायक हो गया है। पहले ये बहुत छोटे स्तर के काम करता था और यहाँ जैसे बिल्डिंगें बनती रहती थी तो सरिया वरिया चुराता था। पहले से उसका सरिया चोरी का काम था और भी काम करने लगा। उसने उसकी पुलिस अधिकारियों में उसकी बहुत अच्छी उठबैठ है और यहाँ बहुत सारे मुसलमान नेता हैं जो उसके बिल्कुल खास हैं। यही समझ लीजिए कि वे मुसलमान नेताओं का खास है। तो अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ बड़े आतंकवादियों के साथ मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के साथ मिलकर वो मेरी हत्या का प्रयास कर रहा है। तो ये होता रहता है। किन कारणों के चलते आपको इस तरह की आशंका है कि नहीं, मुझे आशंका नहीं है, मुझे तो कुछ लोगों ने बताया है और मुझे जो सूचनाएं मिलती हैं वो बहुत ऊंचे स्तर से मिलती हैं, ज़्यादातर सही होती हैं, गलत सूचनाएं मुझे नहीं मिलती। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि सादाब नाम का एक सरिया चोर मेरी हत्या के लिए सेटिंग कर रहा है। अभी आपके द्वारा एक बयान और भी दिया गया था महाराज जी कि अभी हिंदू रक्षा दल के द्वारा कुछ तलवार वगैरह बांटी गई थी जी, इसको लेकर अब जो पिंकी चौधरी है उसके अध्यक्ष ने और उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है जी। तो आपने कहा था कि हिंदुओं को आईएस जैसा संगठन बनाना। बिल्कुल, मैं अपने विचारों में बिल्कुल दृढ़ हूँ। ये मेरा विचार है। अब हिंदुओं को कोई बचा नहीं सकता अगर हिंदू अपने आप लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ। देखिए, कश्मीर में हिंदुओं को किसी पुलिस ने नहीं बचाया, किसी फौज ने नहीं बचाया। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को किसी पुलिस, कोई फौज नहीं बचा रही। फौज और पुलिस तो नेताओं के पीछे होती है, तो कोई भी पुलिस या कोई फौज हिंदुओं को नहीं बचा सकती। संविधान हिंदुओं को नहीं बचा। मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शिवसेना कार्यकर्ता और छात्र नेता हेमंत शर्मा को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिल रही है। हेमंत शर्मा को गर्दन काटने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद उन्होंने साइबर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की है। हेमंत शर्मा का कहना है कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। शर्मा, आज DM ऑफिस आए हैं। हम बांग्लादेश के विरोध में बहुत समय से जो वहां पे नरसंहार चल रहा, हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे। तो मैंने अभी एक वीडियो डाल ली थी, तो उस पे बहुत लोगों के जो मुझे धमकी आ रही, वे कह रहे कि तेरा सर तन से जुदा कर देंगे, तुझे मार देंगे, तू मुजफ्फरनगर का है, सहारनपुर में भी जाएगा तुझे वहां भी मार देंगे। तो मैं सरकार से यही कहना चाह रहा कि एक तो इस बांग्लादेश वाले मामले में संज्ञान ले, चुप बैठी है, इससे कुछ काम नहीं चलने का। और प्रशासन तो कह रहा है धमकी देने वाले हो जो धमकियों से हम नहीं डरने के, तो सरकार इसमें पहले संज्ञान ले लेगा। हमें हमारे पर कुछ भी बात आती है तो फिर सही नहीं होने का। कौन लोग हैं धमकी दे रहे हैं? ये आइडिया है उनकी सारी है, तो वही है। मैंने आज एप्लीकेशन दे दी साइबर थाने में, यही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे और फिर प्रशासन हमारे पे ही मुकदमे जो घेरता है, फिर उससे कुछ नहीं होने का। और सरकार भी जो है वो चुप्पी साधे बैठी है। बांग्लादेश इतना नरसंहार कर रहा,
उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। किस तरह की धमकी है? ये ऑडियो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 किलोग्राम गांजे की खेप बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गांजा तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। इस कार्रवाई में 7 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने ट्रक को सीज कर दिया है और एक तस्कर को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई अलीनगर थाना क्षेत्र में गांजा की अवैध बिक्री के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। हम राय फोर्स के साथ क्षेत्र में रात्रि गश्त में मामूर थे कि समय करीब 3:40 बजे सुबह मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पचफेड़वा अंडरपास के पास से एक ट्रक संख्या यूपी 65 ET 0688 को रोककर चेक करने के उपरांत उक्त ट्रक में से 37 बंडल नाजायज गांजा छुपा कर रखा हुआ बरामद हुआ, जिनका कुल वजन लगभग 80 किलोग्राम है। उक्त बरामद नाजायज गांजे की बिजनौर के थाना शेरकोट और बड़ापुर क्षेत्र में अवैध रूप से खैर की लकड़ी की तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हाल ही में शेरकोट पुलिस ने एक बार फिर से अवैध खैर लकड़ी तस्करी का पर्दाफाश किया। बीती रात बड़ापुर से खैर की लकड़ी लेकर जा रही टाटा मैजिक गाड़ी हरेवली बैराज के तटबंध पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ी पानी में समा गई, लेकिन चालक शीशा तोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी से अवैध खेर की लकड़ी बरामद की और उसे जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। चौकी क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो जो बड़ापुर जंगल से आ रही थी, वो चेकिंग के दौरान पलट के गिर गई। इसमें से जो सवार लोग थे वो भाग गए और इसके अंदर जब जांच करने पर पता चला इसमें खैर की लकड़ी, प्रतिबंधित लकड़ी इसके अंदर लाद के ले जाई जा रही थी। इस संबंध में थाना शेरकोट में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शेरकोट में रात हरेवली चौकी क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो जो बड़ापुर जंगल से आ रही थी, वो चेकिंग के दौरान पलट के गिर गई। इसमें से जो सवार लोग थे वो भाग गए और इसके अंदर जब जांच करने पर पता चला। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने पहले काशी दौरे पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला वाराणसी आगमन था। इस मौके पर पंकज चौधरी ने कई मुद्दों पर अपनी राय दी। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा किए गए काम को लेकर कहा कि हम उसकी धरातल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहीं मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने जो कमी थी उसे दूर किया है। पंकज चौधरी ने बजट पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार का बजट आम जनता के लिए होगा। वहीं पीडीए पंचांग पर बोलते हुए उन्होंने सपा को निशाने पर लिया और कहा कि पहले सपा ये तय करे कि पीडीए का असली मतलब क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक सर्व समाज की पार्टी है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। की धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला, निश्चित तौर से जो ये हम जी राम जी बिल लेकर के आए हैं, जो मनरेगा में वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान फिर से तेज हो गया है। बुधवार को दालमंडी इलाके में एक बार फिर हथौड़े की आवाज सुनाई दी, जब प्रशासन ने उन मकानों को तोड़ना शुरू किया जिनकी रजिस्ट्री शासन के पक्ष में हो चुकी थी। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया है। किराएदारों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद बड़े श्रद्धालु संख्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को मंजूरी दी थी। दालमंडी चौड़ीकरण के तहत पहले ही कई मकानों का अधिग्रहण किया जा चुका है और अब बाकी मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन ने बताया कि एफआईआर कार्य पूरा होने के बाद यह अभियान फिर से तेज किया गया है।
सर इसमें कितने धार्मिक लगातार काम चल रहा है? कितने धार्मिक? छह मस्जिद है और 181 प्रॉपर्टी है। आज कितनी प्रॉपर्टी पर सर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? 3 पे था, 1 स्वयं से तोड़ रहा है, 2 पे करेंगे। धार्मिक स्थल उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? हाँ वो बाद में बताएंगे। अच्छा, ये आज जो टूट रहा सर, इसकी रजिस्ट्री हुई है? अरे खाली तो कर ही रहे हैं, जो भी टाइम लग रहा है अभी बस खाली कर रहे हैं। नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला हम लोगों को। कितने साल पुरानी दुकान है ये? लगभग 100 साल पुरानी दुकान है ये। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में दिल के मरीजों का इलाज अब पूरी तरह से संभव हो गया है। यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य झिंगरन के नेतृत्व में दिल की बीमारियों का समुचित इलाज किया जा रहा है। हरदोई में जब ठंड बढ़ती है तो दिल के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होती है। डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम हृदय रोगियों का प्रभावी इलाज कर रही है। मेडिकल कॉलेज में अब 2 विशेष बेड हृदय रोगियों के लिए आरक्षित है, जहां उनकी पूरी देखभाल की जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी सेवा में ईसीजी और इको की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को त्वरित उपचार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से हरदोई में अब दिल की बीमारी के इलाज के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर चंद कुमार, CMS जिला अस्पताल हरदोई। और जाड़ों में जो ना कि ठंड की वजह से हार्ट की में संख्या करीब 10 से 20% जो बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई जो है ना हार्ट को नहीं पहुंच पाती है ठंड की वजह से। तो इसलिए इस तरह से सीने में दर्द और BP बढ़ना, इस वजह से संख्याएँ बढ़ जाती हैं। और इसके के लिए हम लोगों ने एक जो है ठंड से बचने लिए एक अपना वार्ड जो है बना रखा। मथुरा से एक बड़ी खबर आई है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर एक विशाल यात्रा निकाली गई। बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ज्योति यात्रा का आयोजन वृंदावन में हुआ। इस यात्रा की अगुवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने की। यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के संकल्प को लोगों तक पहुंचाना और इतिहास को याद दिलाना था, जिसमें मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ हमारे पूर्वजों की संघर्ष गाथाएं भी बताई गई। यात्रा के माध्यम से देश भर में लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। यात्रा में द्वाराचार्य बलराम दास जी महाराज, डॉक्टर लक्ष्मी गौतम और अन्य संतों ने भी समर्थन किया और ये संकल्प लिया कि इस ज्योति को जलाए रखा जाएगा जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त नहीं कर दिया जाता। भूमि की मुक्ति को लेकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि ज्योति यात्रा आज वृंदावन में निकाली गई और इसका उद्देश्य है कि ये ज्योति यात्रा हर घर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, हर शहर तक जाए और पूरे देश में जाए। क्योंकि इस यात्रा के द्वारा हम एक श्री कृष्ण जन्मभूमि कैसे तोड़ी गई विधर्मियों के द्वारा, कैसे उस पर कब्जा किया गया, तो हम ये सब व्यक्तियों को बताना चाहते हैं, हर व्यक्ति तक संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। कैसे हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए गए, उन वीर गाथाओं को कैसे उन्होंने सनातन को जिंदा रखा, उन वीर गाथाओं को बताना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के ये सनातन ज्योति यात्रा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की ज्योति यात्रा निकाली गई है। ये घर घर जाएगी, हर व्यक्ति तक जाएगी और सनातन को मजबूत करने का काम करेगी। तो आज इसकी पहल यहाँ से शुरू की गई है और हम चाहते हैं कि ये पूरे देश में जाए, हर व्यक्ति तक जाए। इसका यही उद्देश्य। बिहार के सुपौल जिले के आलोक ने 1 जनवरी से एक पैदल यात्रा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। आलोक ने अपनी यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचकर जिलाधिकारियों से मुलाकात की और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग उठाई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सचमुच बेहतर है तो फिर क्यों अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं करते। आलोक ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जनता का सहयोग मिलता रहा तो वे अपनी यात्रा पटना तक पूरी करेंगे और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। है और हम सुपौल जिले से निकले हुए हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में हम जाकर के वहाँ के जो कलेक्टर रहते हैं, DM साहब रहते हैं, उनसे जाके हम मिलते हैं और उनसे हम क्वालिटी एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनके लिए हम उनसे बातें करते हैं। कब निकले थे वहाँ से? हम 31 को हालांकि निकले थे 31 को, लेकिन 1 तारीख से मेरी मेन यात्रा स्टार्ट हुई। 1 तारीख को हम मधेपुरा के DM सर से मिले थे। उसके बाद फिर 2-3 तारीख को हम सहरसा के DM सर से मिले थे।
फिर खगड़िया आए, खगड़िया में संडे कल पड़ गया था तो डीएम सर से नहीं मिल पाए। फिर मुंगेर। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने पिछले 1 वर्ष में शक्ति दीदी नाम से एक अभिनव पहल शुरू की है। इस पहल के तहत ग्वालियर जिले की लगभग 95 जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंप पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में नौकरी दिलाई गई है। बुधवार को इस पहल से जुड़ी 6 महिलाओं को कलेक्टर ने पेट्रोल पंपों पर जाकर उन्हें फूल माला पहनाकर और जैकेट देकर हौसला बढ़ाया। वहीं फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में काम कर रही सुनीता माहौर ने कहा कि ग्वालियर कलेक्टर की ये पहल हमारे लिए वरदान साबित हुई, जिससे बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जनवरी में जैसे ये प्रोजेक्ट को शुरू किया था शक्ति दीदी, तो कैंपेन बहुत अच्छा रहा, सफल रहा और आज लगभग 51 पेट्रोल पंप्स पे 95 शक्ति दीदी कार्यरत हैं और ऐसी उम्मीद है कि अगले माह तक ये शतक इतनी सेंचुरी पूरी कर लेंगी और निश्चित रूप से यहाँ पंप के जो ओवरऑल ऑपरेशन है उसमें भी सुधार आया है और जिस मेन उद्देश्य के साथ में इसको किया था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के जो 4 विषय हैं, किसान, युवा, गरीब और महिला, तो इन सभी महिलाओं को बहुत आत्मनिर्भरता मिली है। अपने घर के छोटे मोटे खर्चों को ये अब व्यक्ति डॉक्टर महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है सर, लड़कियों को लेकर भी। और फिर जैसे कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती, कोई काम करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।